बायोलॉजी के प्लस फर में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी 11th क्लास की, जिससे कि बच्चों को डर लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब बायोलॉजी को यहाँ पर हम आसान बनाने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे और एक इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो जो चीजें हम पढ़ाते जाएंगे वो आप लोगों को याद होती जाएंगी। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का सफर A+ बायोलॉजी के साथ। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना है, लेकिन क्या इस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोलॉजी? हम सबसे पहले इसी शब्द के मीनिंग को सीखना चाहते हैं। बायोलॉजी शब्द में दो शब्द हमारे सामने आते हैं, जिसमें से कि पहला वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस। बायोस और लोगोस ये दोनों ही शब्द आप लोगों को नए लग रहे होंगे, नए होने भी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जिस भाषा के शब्द यूज कर रहा हूं वो भाषा हमारी है ही नहीं। ना तो वो इंग्लिश है ना वो हिंदी है। लिखी इंग्लिश में है, लेकिन ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है। ये वर्ड है एक दूसरी भाषा के, जो ज्यादातर लिए जाते हैं ग्रीक और लैटिन से। जब आप ग्रीक और लैटिन भाषाओं में इन शब्दों का मतलब जानोगे तो आपको पता लगेगा कि बायोस शब्द का मतलब होता है लाइफ। बायोस शब्द का मतलब होता है लाइफ। और लोजी शब्द या लोगोस वर्ड जिस चीज के साथ भी ऐड हो जाएगा, उस वर्ड का मतलब हो जाएगा टू स्टडी। दैट मीन्स जब भी आप किसी चीज की स्टडी करना चाहते हो तो उसके पीछे एक सफिक्स लगता है, एंड दैट सफिक्स इज द लोजी। और जब भी लाइफ की बात होगी, दैट वर्ड वुड बी द बायो और द बायोस। तो यहां पर आपको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज को क्लियर करता हूं कि सभी ने एक और वर्ड कॉमनली सुना होगा, दैट इज अ सोशियोलॉजी। जब हम सोशियोलॉजी को भी देखते हैं तो उसके अंदर भी दो वर्ड्स हमें नजर आते हैं। एक वर्ड आता है सोशियो और दूसरा वर्ड आता है लॉजी। लॉजी शब्द का मतलब यहां पर भी क्या है? टू स्टडी। किस चीज को स्टडी करना? सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, सोसाइटी को स्टडी करना। जब हम सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो हम एक बुक पढ़ते हैं, दैट इज द सोशियोलॉजी। जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं, देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बायोलॉजी। तो हम अपने सिलेबस में बायोलॉजी को ही पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ चैप्टर्स, शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं वो हमें थोड़े मुश्किल लगते हैं। मुश्किल लगने का एक छोटा सा कारण होता है कि आप लोग उन चैप्टर्स के अंदर नई भाषाएं सीख रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग उसमें ग्रीक और लैटिन सीखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी आप लोगों से ओडिया में, मराठी में या चाइनीज में बात करनी शुरू कर दूंगा तो हो सकते बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से चली जाए। तमिल तेलुगु हम नहीं जानते, बंगाली हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ हिंदी जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं। अगर हम हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। तो इसी तरीके से जब बायो के शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं वो हमारे से बात करते हैं ग्रीक और लैटिन में और कुछ दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज में, और यही रीजन होता है कि हमें वो चीजें मुश्किल लगती हैं। तो फिर आसान कैसे करें? तो याद करो, हिंदी भाषी वो लोग कि जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश पढ़नी सीखी थी, तो लोग आप लोगों को बताया गया था कि सेब को एप्पल बोलते हैं, बिल्ली को कैट बोलते हैं, कुत्ते को डॉग बोलते हैं। तो आप लोगों ने एक वर्ड मीनिंग की तरह चीजों को अपनी वोकैब को क्रिएट किया। तो जब आप 11th क्लास की स्टडी को शुरू कर रहे हो तो मैं आप लोगों से एक चीज की गुजारिश करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को एक चीज इसके साथ डेवलप करनी है, और वो डेवलप करनी है अपनी वोकैबुलरी। जो बच्चा वोकैबुलरी जितनी जल्दी डेवलप कर लेता है उसके लिए बायोलॉजी उतनी ही आसान हो जाती है। वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आप अच्छे से डेफिनेशंस को, कंसेप्ट्स को कैच कर पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक्स के अंदर साथ ही साथ एक लास्ट में वोकैब के लिए कुछ पेजेस को ऐड ऑन कर लेना है, और उसमें आप वर्ड मीनिंग की तरह चीजों को लिखते जाओगे। आप वर्ड मीनिंग में सबसे पहले शुरुआत करोगे, एक तरफ आप लोग लिखोगे वर्ड और दूसरी तरफ लिखोगे आप उसका मीनिंग। जब मैं वर्ड और मीनिंग की बात कर रहा हूं तो इसमें आपको सबसे स्टार्टिंग करनी है किस वर्ड को लिख करके? बायो शब्द को लिख के। और बायो शब्द के मीनिंग को क्या लिखोगे? लाइफ। दूसरा वर्ड क्या लिखोगे? लॉजी। और उसके बाद लिखोगे टू स्टडी। और इसी तरीके से आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी के जो बैक साइड आपकी नोटबुक के जो पेजेस रहेंगे उसमें वोकैबुलरी धीरे धीरे बिल्डअप होती जाएगी जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम सबसे पहली क्लास को, दैट इज या सबसे पहले चैप्टर को अपनी 11th क्लास के, एंड द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड दैट मीन्स जिसके अंदर हम रह रहे हैं, या जो वर्ल्ड हमने बनाया है, या जिस वर्ल्ड से हम बने हैं, इसी जीव जगत के बारे में पढ़ने की हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड दैट इज द लिविंग वर्ल्ड।
लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले एक शब्द यहां पर कॉमनली आ रहा है, द वर्ल्ड इज द लिविंग। आप लोगों ने लगभग दूसरी तीसरी चौथी क्लास से ही या प्री प्राइमरी से या प्राइमरी से ही कुछ चीजें पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसमें हम पढ़ते थे दो चीजों के बीच का डिफरेंस, एक होता है लिविंग और दूसरी चीज होती है नॉन लिविंग। तो बायो का जो पहला चैप्टर है वो भी आप लोगों को इसी चीज के बारे में बताता है कि व्हाट आर द लिविंग एंड व्हाट आर नॉन लिविंग। तो लिविंग जो चीजें होती हैं, जैसे कि जो सांस ले रही है, जो चल रही है, जो खा रही है, जो पी रही है, जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जो अपने बाहर के एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स कर सकती है, वो सभी चीजें लिविंग होती हैं। नॉन लिविंग चीजों के अंदर ना कोई ग्रोथ होती है, ना डेवलपमेंट होती है, और शायद से वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। बट बेसिकली हम इसके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आज तक पढ़ी थी वो लिविंग के अंदर एब्सेंट हो सकती हैं या वो नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल we will describe the meaning of the life, या फिर we will describe here कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लिविंग एंड इट्स डाइवर्सिटी, सेकंड टॉपिक इज द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड थर्ड टॉपिक इज द टैक्सोनॉमिकल एड्स। इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन किस चीज की है? द डेफिनेशन इज ऑफ द लाइफ। जिसके पास भी जीवन है, हम उसकी जब स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट इज द बायोलॉजी। And here the meaning of the life is, कि आपके शरीर के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही हैं, और इन सभी केमिकल रिएक्शंस से कुछ रिजल्ट्स आएंगे। किसी भी लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी लाइफ के, उस लाइफ की बॉडी के अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं ग्रोथ का, ये रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं किसी टाइप की डेवलपमेंट में, ये रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं रिस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस में, या फिर इसकी मदद से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं अडप्टेशंस के, या इसकी मदद से हमें रिजल्ट्स में मिलते हैं रेप्लिकास, और यू कुड से द रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस जिनके रिजल्ट में हमें नजर आती है ग्रोथ, जिनके रिजल्ट में नजर आती है डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस और द अडप्टेशंस और लाइक दिस और अदर प्रोसेसेस, तो हम कहते हैं कि उसके पास लाइफ अवेलेबल है। जिसके पास लाइफ अवेलेबल होती है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज लिविंग। जो भी ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? designated as living objects or the living beings. So here we are going to read about the statement, life is a unique complex organization of the molecules. हम उन complex molecules से बने हुए हैं जिन molecules के बीच में continuously chemical reactions होती है, और reactions में express करते हैं वो अपने आप को through growth, development, responsiveness, adaptation and the reproduction. Similarly, these are also the characteristics of the life. These are also the characteristics of the living beings. Here you will see here कि जो भी ऑब्जेक्ट इन सभी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा वही कहलाएगा लिविंग बीइंग। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि किसी भी लिविंग होने के पीछे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बेसिस पर हम बता रहे हैं कि इसके पास लाइफ अवेलेबल है, या फिर जिसके पास लाइफ अवेलेबल है वो एक लिविंग बीइंग की तरह जाना जाएगा। तो देयर आर द 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज को एज अ लिविंग बीइंग। तो उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, दूसरी रिप्रोडक्शन, तीसरी मेटाबॉलिज्म, चौथी कॉन्शियसनेस और पांचवा लाइफ स्पैन। अब यहां पर कुछ होती है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई ये तो होनी ही होनी चाहिए किसी भी चीज को लिविंग बनाने के लिए, और कुछ होती हैं एक्सेसरीज, मतलब कि वो प्रेजेंट होंगी तब भी काम चलेगा और नहीं होंगी तब भी काम चलेगा। तो इसमें से जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी मदद से आप किसी को भी डेफिनेटली उसको लिविंग बीइंग की तरह डेजिग्नेट करोगे, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज कि उसमें कुछ ग्रोथ या कुछ डेवलपमेंट नजर आना चाहिए। दूसरी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नजर आना चाहिए
किसी भी टाइप का मेटाबॉलिज्म अगर उसके अंदर हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस अगर उसमें चल रही हैं, तो हम उसको डेजिग्नेट करेंगे एज अ लिविंग बीइंग। एंड थर्ड वन इज द कॉन्शियसनेस। अगर किसी के पास ग्रोथ, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म अवेलेबल है तो हम उसको लिविंग बीइंग की तरह डेजिग्नेट कर सकते हैं। हो सकता है वो रिप्रोडक्शन कर भी पाए और हो सकता है वो रिप्रोडक्शन ना भी कर पाए। तो बारी बारी से हम इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ, मीनिंग ऑफ द ग्रोथ हियर इज, ग्रोथ का मतलब सबको पता है, किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज का फैलना, किसी भी चीज के नंबर्स का इंक्रीज करना, ये सभी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं? ग्रोथ में। फिर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ किस तरीके से अलग होती है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास एक सूटकेस अवेलेबल है और आप इस सूटकेस के अंदर लगातार पैसे भरते जा रहे हैं, आप सोच के देखो, इसके अंदर आपने पैसे भरने शुरू कर दिए, पैसे की गड्डियां भरनी शुरू कर दी, ये भी तो एक तरीके की ग्रोथ है। आपका बैग माला माल हो जाओगे थोड़े दिनों में, तो दैट मीन्स कि वो बैग के अंदर जो पैसे भरे हैं, बैग की ग्रोथ हो गई ना पैसे भरने से। अब ऐसे से एक बैग के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बैग के ऊपर बैग लगाते जा रहे हो, तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएगी? ग्रोथ। तो बट बेसिकली यहां पर और एक किसी लिविंग की ग्रोथ के अंदर डिफरेंस क्या होता है? जब हम किसी लिविंग की ग्रोथ को देखते हैं, सपोज दैट आई हैव अ सेल, मेरे पास ये सेल अवेलेबल है और इस सेल के अंदर ये अवेलेबल है उसका साइटोप्लाज्म। जब हम देखते हैं कि इस सेल का साइज इंक्रीज हुआ, देन फर्दर इसके साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। एट अ रिजल्ट हो सकता है कि ये सेल टूट करके दो बड़ी बड़ी सेल्स के अंदर बदल जाए। तो यहां पर आपको नजर आएंगी कि ये किस में बदल गई? दो सेल्स में बदल गई। अगर मैं चाह कर भी ये प्रोसेस अब रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन नोट के बैग से मैं नोटों की गड्डियों को निकाल करके बाहर फेंक सकता हूं, जिससे मेरा बैग खाली हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अगर कोई प्रोसेस रिवर्स हो रही है तो वो नॉन लिविंग की ग्रोथ की तरह डेजिग्नेट की जाती है, और अगर वो रिवर्स नहीं हो सकती है तो वो लिविंग की ग्रोथ की तरह डेजिग्नेट की जाती है, उसको लिविंग की ग्रोथ बोलते हैं। ये हमारी जितनी भी ग्रोथ होती है उसके लिए दो वर्ड्स आप लोगों को कॉमनली याद रखने हैं कि हम ग्रोथ तब बोलेंगे जब ग्रोथ का नेचर कैसा होगा? इररिवर्सिबल। इर और रिवर्सिबल का मतलब जो चीज पलटी जा सके, और इरिवर्सिबल मींस अपोजिट ऑफ द रिवर्सिबल, जिसको हम वापस ना लेके जा सके। इंटरनल ग्रोथ हमेशा कैसी होगी? अंदर की तरफ से बाहर की तरफ दिखाई देगी, ना कि बाहर चीजों के अकोमुलेशन से वो ग्रोथ नजर आएगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। इस डॉग की पहले इतनी हाइट थी, लेकिन ये बड़ा होकर के इसकी हाइट लगभग इतनी बढ़ गई, तो ये भी क्या हो गई? एक तरीके की ग्रोथ। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज यहां पर देख रहा हूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलरली यहां पर एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद धूल मिट्टी के अकोमुलेशन से पिलर की ग्रोथ हो जाती है। अब हुआ कैसे? ये इसके ऊपर कुछ सैंड पार्टिकल्स या कुछ स्टोन्स या कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों ने ऊपर से चिपकाई, अंदर से इसके अंदर कुछ नहीं बढ़ा। जब आप ऊपर से किसी चीज को चिपकाते हो और फिर उसकी ग्रोथ होती है, तो वो एक लिविंग की ग्रोथ नहीं कहलाएगी। लिविंग की ग्रोथ तब कहलाएगी जब उसका नेचर कैसा होगा? इंटरनल, और नेचर कैसा होगा? इररिवर्सिबल। आई होप सो आप लोगों को ग्रोथ का मीनिंग यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब ग्रोथ को हम किन किन तरीकों से मेजर करते हैं? सबसे पहला, अगर उसका मास इंक्रीज होता है तब भी ग्रोथ बोलेंगे। अगर उस इंडिविजुअल्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, एक दो चार, जैसे कि हमारे घर के अंदर परिवार में लोगों की संख्या बढ़ रही है, किसी में जन्म हुआ है, एक बच्ची और एक्स्ट्रा पैदा हो गई तो हम 5 मेंबर हो गए, दैट मीन्स हमारे परिवार की ग्रोथ हुई है। आपके घर के अंदर अगर धन बढ़ रहा है, वो एक रिवर्सिबल ग्रोथ है, उसको हम ग्रोथ की तरह नहीं देखेंगे। लेकिन अगर घर के अंदर मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी जाती है, एक नेचुरल ग्रोथ देखी जाती है, एक इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द सेल बाय सेल डिवीजन। अगर कोई सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो वो भी एक तरीके की ग्रोथ है। अगर किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म, दैट मींस ये जो अंदर अवेलेबल होता है, इसी को हम क्या संज्ञा दे सकते हैं? वी कुड कॉल इट द प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ना भी अपने आप में क्या है? ग्रोथ है। इसका दो सेलों में टूटना भी अपने आप में क्या है? ग्रोथ है। तो आई होप सो आप लोगों को ग्रोथ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, एक है इरिवर्सिबल और एक है इंटरनल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगली प्रॉपर्टी की तरफ जब हम बढ़ते हैं
तो यहां पर आपके सामने दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, एक है रिप्रोडक्शन और एक है मेटाबॉलिज्म। जब हम रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना है। उन दो शब्दों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कुछ और शब्दों के बारे में भी, जैसे कि कॉमनली आप लोगों ने कुछ शब्द सुने होंगे एज लाइक द रीगेन, रिकवर, रीयूज। तो ये जो शब्द लगे हैं इन सभी में भी आगे की तरफ क्या वर्ड लगा है? री। अगर किसी में भी री शब्द आगे जुड़ता है तो इस शब्द का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। अगर री को आप प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे तो उस शब्द का मतलब क्या है? अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज का बार बार या दोबारा होना वो कहलाता है री। अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपने मरिंडा पी ली और उसकी पानी की बोतल खाली हो गई, तो उसके अंदर आप पानी भर करके आप बार बार पानी पिए जा रहे हो, तो आप उसका क्या कर रहे हो? रीयूज। फिर वो पानी पीने के लायक भी नहीं रही, तो आपने हो सकता है कि उसकी मदद से कोई पर्टिकुलर वेस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना दिया, फिर भी आपने उसका क्या किया? रीयूज किया। कोई जिम जा रहा था, अच्छी खासी उसने बॉडी बना ली अपनी, अब बॉडी बनाने के बाद उसको पीछे बीमार पड़ गया और उसको चोट लग गई, तो हो सकता है कि बॉडी डाउन मार जाएगी। लेकिन फिर दोबारा से जब वो एक्सरसाइज करेगा तो अब वो क्या कर रहा है? अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा है। सिमिलरली रीगेन, अगर आप लोगों से कुछ नुकसान हो गया, कुछ चीज छूट गई, कुछ गिर गई, कुछ खो गया, तो आप उसकी भरपाई दोबारा से कर रहे हो, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? रीगेन कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्शन बार बार कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी दो शब्द आ रहे हैं कि ये प्रोसेस बार बार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते रहते हैं। यहां पर शेर का पिक्चर छपा है, तो दैट डजंट मीन कि शेर ही रिप्रोडक्शन करेगा, हाथी भी करेगा, चूहा भी करेगा, कीड़ी भी करेगी, ठीक है, और आप भी करोगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली प्रोडक्शंस करते हैं, और प्रोडक्शन किस चीज का करते हैं? अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स का। दैट मींस दे विल प्रोड्यूस देयर प्रोजनी। प्रोजनी शब्द आएगा, मैंने बोला था कि बायो की वोकैब आप लोगों को एनहेंस करनी है, तो सबसे पहला वर्ड इसमें क्या है? प्रोजनी। तो बायो में कई बार हम यूज करेंगे कुछ शब्दों का, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोजनी, एग्जाम्पल के तौर पे ऑफस्प्रिंग, और वी वुड ऑल्सो यूज द डॉटर सेल्स। तो जब भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका मतलब अगली जनरेशन की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्रोजनी मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग मतलब भी बच्चे, और डॉटर सेल्स का मतलब भी बच्चे। तो यहां पर लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी, दैट मींस नए बच्चों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, पोजेसिंग द फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स उसको प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल उसी के जैसे उसके सिमिलर फीचर्स उसके बच्चों के भी नजर आएंगे। शेर का बच्चा होगा तो शेर को प्रोड्यूस करेगा, कॉकरोच होगा तो कॉकरोच को बनाएगा, मेंढक होगा तो मेंढक को बनाएगा, हम इंसान होंगे तो इंसान के बच्चों को पैदा करेंगे। और यही प्रोसेस जब बार बार चलती रहती है तो द प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है, क्या रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है? नहीं, जिंदा रहने के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन अपनी स्पीशीज का पृथ्वी के ऊपर सर्वाइवल बनाए रखने के लिए जरूरी है। सपोज दैट कि आज सारे इंसान शब्द ले ले कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो अगले कुछ ही सालों के अंदर, 50-60 सालों के अंदर जीरो हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। जीरो होने का मतलब इंसानों का अस्तित्व पृथ्वी से गया। ऐसे ही सिमिलरली रिप्रोडक्शन हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, हमारी स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए जरूरी है इस पृथ्वी के ऊपर। देन सिमिलरली रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि हम, एक गधा है और एक घोड़ी है, गधे और घोड़ी के मिश्रण से जबरदस्ती हमने रिप्रोड्यूस करके एक जानवर पैदा करा। उस जानवर को हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमने बना दिया खच्चर। अब इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं म्यूल। जो म्यूल ऑर्गेनिज्म बनता है ये एक तरीके से इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल होने का मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको दोबारा से म्यूल चाहिए तो म्यूल से म्यूल नहीं बनेगा। किससे म्यूल बनेगा? दोबारा से एक गधा और एक घोड़ी चाहिएगी, उसी से एक खच्चर पैदा हो सकता है। अगर जेंडर रिवर्स कर देते हैं, यहां पर गधी ले आओ
और दूसरी तरफ घोड़ा ले आओ, तब भी एक प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। उसका नाम हम क्या रखेंगे? हीनी। दैट वुड बी नोन एज द हीनी। हीनी हो या म्यूल हो, दोनों के दोनों ही अपने आप से अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बट दैट डजंट मीन कि वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, बावजूद उसके वो क्या रहेंगे? लिविंग रहेंगे। सिमिलरली आप लोगों ने इंसानों में भी देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर भी लिविंग है, बावजूद इसके कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकते। इसलिए अगर क्या हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है लिविंग को डेजिग्नेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइन करता है आपकी बॉडी में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस को। जितने भी लिविंग के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई कन्वर्जन हो रहा है, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज बाय सिंगल वर्ड, दैट इज मेटाबॉलिज्म। हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिल करके, दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, और हो ये भी सकता है कि कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल कट कट करके छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाए। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट में हम देखते हैं कि CO2 आता है, दूसरी तरफ से H2 आता है, सनलाइट की मदद से ये बना देता है C6H12O6। दैट मींस अपने दो छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद C6H12O6 से हम एनर्जी लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, और इसको तोड़ देते हैं हम CO2 और H2O में। दैट मींस आपने क्या किया? एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती है जिनके रिजल्ट में हमें रेस्पिरेशन नजर आता है, एक्सक्रीशन नजर आता है। इन्हीं के रिजल्ट से आप लोगों को न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नजर आता है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन नजर आता है। आपको आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस फील होते हैं, कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, कोई साइंस नजर आते हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है। डाइजेशन हो रहा है, कुछ खा रहे हैं वो पचा पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट कर पा रहे हैं, ब्लड के अंदर कुछ और दूसरी चीजें जो पाई जा रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हम कलेक्टिवली इन सभी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जब चीजें दो छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ी चीज बनाती हैं, दैट मींस अगर कहीं पर सिंथेसिस हो रहा है तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनाबॉलिज्म। क्या वर्ड यूज करोगे? एनाबॉलिज्म। बनाने में एनर्जी लगती है, तोड़ने में नहीं लगती। अगर आपका परिवार छोटा सा है और उस परिवार के अंदर आप खर्चा करके उसको काफी ऊपर तक लेके जाने वाले हो ना, तो आपको हो सकता है कि पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ जाएगी उसको यहां से यहां लाने के लिए। हो सकता है आपके फादर ने भी आप लोगों के लिए इतनी ही मेहनत करी है जब आप छोटे थे, और जब हो सकता है आज तक आपके माता पिता ने भी बहुत मेहनत करी है आपको पालने में, पोसने में और यहां तक लेके आने में। तो जब भी चीजों को बनाने की बात होती है ना, जब भी चीजों को बनाए रखने की बात होती है, तो उसमें एक चीज का कंजप्शन होता है, और वो कंजप्शन होता है किसका? एनर्जी का और ऊर्जा का। इसमें आप एनर्जी दोगे, जब एनर्जी दोगे तभी किसी चीज की सिंथेसिस होगी, एंड द रिएक्शंस विल बी नोन एज एनाबॉलिज्म। इसके ठीक उल्टा तोड़ना बड़ा आसान होता है, तोड़ने में मेहनत नहीं लगती, और जब चीजें टूटती हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। जब भी चीजें टूटेंगी तो एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। एंड सिमिलरली याद रखने के लिए बोल रहा हूं, बड़ी चीज को काटने से, दैट इज अ काटा, और काटा से एक वर्ड याद रखोगे कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटाबॉलिज्म। collectively catabolism and anabolism both are known as metabolism. Here when the big molecules converts into the small molecules, it is called the catabolism, and when the small molecules converts into the big molecules, it is called the anabolism. और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की मदद से कोई भी लिविंग सेल या इवन लिविंग बॉडी सर्वाइव कर पाती है। जिस दिन केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगे उस दिन हमारा सर्वाइवल भी खतरे में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली दो और प्रॉपर्टीज की, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। When we are talking for the consciousness, जब भी आप किसी चीज को हाथ लगाओगे, जैसे कि ये छोई मोई का पौधा है, टच मी नॉट का प्लांट है, उसको टच करते ही
टच करना एक स्टिमुलस है, मतलब कि बाहर से कोई चीज आती है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। इस स्टिमुलस के लिए इसने रिस्पॉन्स किया और इसने अपने पानी को डिहाइड्रेट कर दिया, जिसके कारण पत्तियां क्लोज हो गई। सिमिलरली अगर आपको भी कोई चीज ऐसी ही मिलती है तो हम उसके लिए या हम किसी भी बाहर के स्टिमुलस के लिए क्या करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि आप किसी भी एक छोटे से कीड़े का, एक मकोड़े का रास्ता रोको, उसके आगे हाथ अड़ाओ, वो इधर से घूम के इधर जाने की कोशिश करेगा, यहां से घूम के यहां जाने की कोशिश करेगा, सीधा जाने की, भागने की कोशिश करेगा, हाथ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। दैट मींस बाहर के एनवायरनमेंट के लिए वो भी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप किसी सांप को छेड़ करके देखो ना, आपको काट ले तो सीधा आकर के, वो भी क्या कर रहा है, किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। आपको अगर कोई बाहर निकलती ही गाली देगा तो हो सकता है आप भी उसको पलट करके गाली दो या बढ़िया एक मुक्का लगा दो। ये भी क्या चीजें हैं, आप स्टिमुलस के लिए क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। देन सिमिलरली ये रिस्पॉन्स कौन कर पाता है, हु हैज अ कॉन्शियसनेस, जिसके पास कॉन्शियसनेस अवेलेबल होती है वही इन चीजों के लिए रिस्पॉन्स करता है। जब हम लाइफ की बात करते हैं, लिविंग्स की बात करते हैं, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में कॉन्शियसनेस अवेलेबल होती है, जिसके कारण वो अपने एनवायरनमेंट के लिए या बाहर से आने वाले स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर पाते हैं। हम सभी जीवों में सबसे ऊपर आते हैं इंसान, और इसलिए करके हमारी ऊपर आने का रीजन भी क्या है कि हमारे पास जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ऊंचे दर्जे की है। सभी के अंदर स्थूल ज्ञान होता है, लेकिन हमारे अंदर मूल ज्ञान भी अवेलेबल है। दैट मीन्स हम सिर्फ बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना जागना, मस्ती करना, इनसे ऊपर उठ करके भी सोच सकते हैं। हमने सोसाइटीज को डेवलप किया है, कल्चर को डेवलप किया है, लैंग्वेज को डेवलप किया है, रॉकेट्स बनाए हैं, दूसरे प्लैनेट्स तक हम पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद हम सोलर सिस्टम भी पार कर जाए, गैलेक्सी में घूमना शुरू कर दें। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर द कॉन्शियस, वी हैव दैट नॉलेज। एंड सिमिलरली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी पास कुछ ना कुछ अमाउंट में अपने एटमॉस्फेयर या अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स करने की कुछ बल्कि एक अवेलेबिलिटी होती है, और वही एबिलिटी क्या कहलाती है, उसकी कॉन्शियसनेस। तो हियर द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैंडल्स द केमिकल entering their bodies and are aware of their surroundings, and this is known as the consciousness. Now ये कॉन्शियसनेस कब चली जाती है, सपोज दैट किसी को एक हाथ में इधर लकवा लग जाए, अब वो इस हाथ को ऐसे ही लेकर के घूमेगा हमेशा। अब धूप पड़े, सर्दी पड़े, कुछ भी पड़े, उसका ये जो इधर का हिस्सा है वो डैमेज हो गया है, वो इसको लेकर के ढोएगा। आप इस पे जाकर के उसको कांटा चुभो दो, उसको सुई मार दो, खून निकलेगा नो डाउट, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां की सेल्स के पास जिंदगी तो है लेकिन कॉन्शियसनेस अवेलेबल नहीं है। कोई पेशेंट अगर कोमा में चला जाता है तो वो लिविंग तो है लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है। एंड सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कॉन्शियस के बेसिस पे डिफाइन करें या ना करें, तो फिर दोबारा से क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क किस तरीके से, आज का जमाना है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी क्या अवेलेबल है, कॉन्शियसनेस। एंड इट स्टिमुलेट्स, इट प्रोवोक्स अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर कॉन्शियसनेस लिविंग बनाता है तो दैट मींस एआई भी अपने आप में क्या हो जाएगा, लिविंग। बट स्टिल एआई के पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज नहीं है, उसके पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, और उसके पास हो सकता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उस तरीके का नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है। आज के युग में तो एआई नॉन लिविंग है, नो डाउट, लेकिन आने वाले टाइम में चीजें अगर बदल जाए तो वी कांट से अबाउट दैट। तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ हमेशा चेंज होती रहती हैं, रीडिफाइन होती रहती हैं, और यही चीजें हमें आज सीखने के लिए मिल रही हैं। देन सिमिलरली हम बात करेंगे अब लाइफ स्पैन के। जो लाइफ स्पैन हमारे पास अवेलेबल होता है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर कमाता धमाता है, और आखिरी में बूढ़ा होकर के मर जाता है। तो उसके पैदा होने से लेके, दैट मींस उसके बर्थ से लेके और उसके डेथ तक का जो पीरियड होता है, इट इज नोन एज इट्स ए लाइफ स्पैन। आप लोग जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसमें बर्थ और डेथ को आसानी से डिफाइन कर पाओगे, लेकिन जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात अभी आने वाले चैप्टर्स में करेंगे तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सच में किसी चीज का बर्थ और डेथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सर्च आउट करना दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एक जेलीफिश, क्या जेलीफिश में एक प्रॉपर बर्थ और डेथ है तो कैसे है। सिमिलरली आप लोग डिस्क्राइब करना बैक्टीरिया के बारे में भी
बैक्टीरिया का क्या कोई लाइफ स्पैन है? क्या उसका कोई एक एग्जैक्ट बर्थ और डेथ है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है? जब हम बैक्टीरिया के चैप्टर पढ़ेंगे फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ द बर्थ, ग्रोथ, सेनेसेंस एंड द डेथ। सेनेसेंस मतलब बूढ़ा होना। सेनेसेंस का एक और शब्द क्या होता है? एजिंग। दैट मीन्स बूढ़ा होना। एजिंग के लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ से डेथ तक का जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन का सफर होता है, वही कहलाता है लाइफ स्पैन। एंड नाउ लेट अस कंक्लूड आवर स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ गिवन लाइन, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट मींस दे कुड रिप्रोड्यूस। यहां पर एक शब्द आया है रेप्लिका। जब भी आपको एक रेप्लिका वर्ड नजर आएगा तो दैट मींस किसी चीज की कॉपी करना। कैसी कॉपी करना? एग्जैक्ट कॉपीज करना। जब आप किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी करते हो दैट मींस आप उसका रेप्लिका कर रहे हो। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अपने आप से अपनी जैसी कॉपीज को क्रिएट करना, दैट मींस रिप्रोड्यूस करना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग शब्द किस चीज के लिए यूज किया जाता है? रिप्रोड्यूस वर्ड के लिए। देन फर्दर इवॉल्विंग, इसका मतलब बाहर एनवायरमेंट बदलता है तो हम थोड़े थोड़े चेंज भी होते रहते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, हमें बताने वाला नहीं है कोई भी कि ठंड पड़ गई है तो आप ऊनी कपड़े पहन लो, सर्दी है तो आप एसी चला करके, सॉरी गर्मी है तो एसी चला करके बैठ जाओ। हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि हमें अब ऐसा करना है। वी आर द सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं और यही सभी चीजें मिल करके हमें क्या बनाती हैं? लिविंग बनाती हैं, या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी कैसा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। आगे की क्लासेस में हम जानेंगे कि लिविंग की डायवर्सिटीज कितने टाइप की होती हैं, और आज की क्लास में हम यहीं तक विश्राम देना चाहेंगे। थैंक यू।